अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट केस में अडयाला जेल में बैठकर जज साहब ने फैसला महफूज कर दिया है और जज साहब का यह कहना है कि मैं पीर वाले दिन इस फैसले को सुना दूंगा। आज 2 बजे जज साहब 2-2:30 बजे बैठे थे यह केस को सुनने के लिए। रात 8:30 बजे जाके जज साहब ने फैसला महफूज किया है। अडयाला जेल जिस जगह पर है वहां पर खौफनाक सर्दी है, यानी इतनी सर्दी है कि वहां पर चीखें निकलती हैं, यानी हाथ पांव जज साहब के सुन्न हो गए। कुर्सी की चिर की आवाजें आने लगी, तबाही निकल गई। ना जज साहब रोटी खाने गए, ना जज साहब सुसु के लिए गए, कोई कुछ नहीं। जज साहब सुनी जाओ, फैसला मैंने जल्दी फैसला करना है, बहुत जल्दी है। इस मुल्क के अंदर शबाना रोज मेहनतें करके इंसाफ का बोल बाला करना है, बहुत ज्यादा जल्दी है। और आप अंदाजा लगा लें 2-2:30 बजे अगर कोई बंदा, यानी आप अगर क्रिकेट मैच में कल पाकिस्तान की सारी बारी देखिए, क्रिकेट देखते हुए हीटर लगा हुआ है, रोटी खा रहा हूं, फ्रूट खा रहा हूं, उसके बावजूद एक मेंटल ब्लॉकेज आ गया था। वो सारा मैच देख देख के 3 घंटे की इनिंग्स थी, या मेरे ख्याल में शायद उससे भी कम थी। लेकिन वो अडयाला जेल में शदीद तरीन सर्दी में, ठंड में, फ्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल वो फैसल चौधरी साहब ने बयान किया। उन्होंने कहा जनाब मेरे सर के बालों में भी यानी वो महसूस हो रहा था कि बर्फ जमनी शुरू हो गई, यानी तबाही निकली। लेकिन जज साहब हाथ अकड़ गए, पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही, लेकिन जज साहब सुनी जा रहे। इसके ऊपर बातचीत करते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और खबर यह है कि जनाब यूनान जाती हुई एक कश्ती उसमें लोग ढंकी मारकर जा रहे थे। और ये ढंकी का मतलब यह होता है कि आप जाली 2 नंबर एजेंटों के हाथों हमारे जवान बच्चे चढ़ जाते हैं, फिर वो समुद्र के जरिए उन्हें यूरोप लेकर जाते हैं। एक कश्ती उलट गई है और 40 नौजवानों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। उनकी लाशें नहीं मिली, यानी समुद्र से वो जनादे नहीं मिले, बल्कि जो यूनानी कोस्ट गार्ड है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मर गए। ये एक कश्ती है। उसके अलावा खबरें आ रही कि 3 मजीद कश्तियां उलट गई हैं और 35 जवानों को मजीद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। एक तो जनाब पहले तो हुकूमत दरिंदा है, ये खौफनाक किस्म की हुकूमत है, ये डाइन ऊपर बैठी हुई है जो हमारे नौजवानों को खा रही है। लेकिन आप सबसे, इस मुआशरे से, हम सबसे हाथ जोड़कर बराए मेहरबानी दरखास्त है, हाथ जोड़कर दरखास्त है कि ना डाले नौजवानों के ऊपर प्रेशर। इस वक्त ये मुल्क बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, बर्बाद हो गया है। 5,000 रुपए की खुदा की कसम से नौकरी किसी को नहीं मिलती। साइकोलॉजिकल प्रेशर, शादी का प्रेशर, तालीम का प्रेशर, घर बनाओ, ये करो वो करो, ये वाला जिंदगी जीनी है, वो वाली जिंदगी जीनी है। बराए मेहरबानी इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों पर रहम करें। खौफ आता है जब ये डिटेल्स मंजरियाम पर आई कि 14 साल से लेकर 35 साल तक के जवान थे जो कि समुद्र में डूबकर मरे। इमेजिन करें, किसी की मां के लिए दवाई के पैसे नहीं, किसी ने अपनी बहन की शादी करवानी है या बहन की ख्वाहिशात पूरी करनी है या अपने मां बाप की ख्वाहिशात, कोई घर बनाना चाह रहा है, किसी पर सोसाइटी का ये दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर है कि तुम्हारी उम्र निकल गई है, तुम गंजे हो गए हो, शादी करो, पता नहीं तुमने बच्चे पैदा करवाकर कोई मेडल लेकर आ जाना है। या फिर जो बेशरम किस्म के लोग इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर खवातीन बच्चियों के ऊपर या मर्दों के ऊपर डालते हैं, उसके बाद एक धेले का उनका जिंदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन लोग मर रहे हैं। कसम खुदा की लोग मर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, कई सालों की हमारी दोस्ती यारी है, उनके ऊपर ही इंतहाई सोसाइटी के प्रेशर्स हैं। 25-26 साल उनकी उम्र है, लेकिन वो उसमें से गुजर रहे हैं। मिडिल ईस्ट भी हमें वीजा नहीं देता, यूरोप तो देता ही नहीं है, अमेरिका तो खैर सोचे ही ना। पाकिस्तान के अंदर आपको 10,000 रुपए का रोजगार मिलना भी आपके लिए अजाब बना हुआ है। 10,000 रुपए का रोजगार। आप बाहर निकलते हैं, कहीं काम करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है। यानी एक बच्चा है, ये कश्मीर का है, वो इधर ब्लू एरिया में काम करने के लिए आया, तीसरे दिन सिर्फ ये देखने के लिए बाहर निकला कि बाहर एहतजाज हो रहा था, बाहर निकला, उसे पकड़कर दहशतगर्दी के मुकदमे में अंदर डाल दिया गया। तो एक खौफनाक किस्म की, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है। बराए मेहरबानी रहम करें, हमारे बच्चों पर, जवानों पर रहम करें। ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, ये बड़े ख्वाहिशात वाले लोग हैं, इनकी फैमिलीज हैं, पूरा खानदान है। वो कोई यूनान में कश्ती उल्टी हो रही है, इमेजिन करें कि जिस कश्तियों के अंदर उन्हें डाला जाता है, जिस तरीके से उन्हें जहाज के अंदर डालकर ले जाया जाता है, वो जो एजेंट होता है वो दरिंदा होता है, वो जबान भी नहीं समझता, यानी वो उर्दू भी नहीं बोलता, वो अंग्रेजी भी नहीं बोलता, वो दरिंदे होते हैं। और उन्हें अगर नजर आ जाए कि यूनान के कोस्ट गार्ड आ रहे हैं या फिर उन्हें भनक लग गई है, ये खबर मिल गई है, ये खुद ब खुद कश्तियां डुबो देते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं ऐसे लोगों के जो ढंकी मारकर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि कई दिनों तक हमें पानी का घूंट भी नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग सफोकेशन से या पानी ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। बराए मेहरबानी दरखास्त हाथ जोड़कर यही है कि नौजवानों के ऊपर रहम करें। इस वक्त कोई जजमेंट फाइनेंसेस को लेकर नहीं होनी चाहिए। फाइनेंसेस को लेकर पाकिस्तान में कोई किसी पर कमेंट ना करे, कोई किसी से सवाल ना पूछे। कसम खुदा की, जेबों में बाज़-औक़ात लोगों की 100 रुपए किसी के चाय पिलाने के लिए नहीं होते। जो मेहमान जाते हैं कोशिश करें ना जाएं। इस वक्त लोगों के, एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं बाकू से वापस आ रहा था, मेरे साथ मिले हैं, बड़े जबरदस्त, बहुत हाईली क्वालिफाइड वो बता,
इंतहाई परेशान। मैंने पूछा भाई क्यों परेशान है? कहता यार पाकिस्तान जा रहा हूं और जो ही पाकिस्तान में जाऊंगा 30 से 35 रिश्तेदारों ने आकर बैठ जाना है, और कोई कहेगा मोबाइल फोन दे दो, कोई कहे 30,000 दे दो, कोई 35,000 भैंस लेनी है, किसी ने घर शुरू करवाया, कोई कह रहा लेंटर डालना है, कोई कह रहे ईंटें लगानी है, कोई कह रहा बच्चे की तालीम के लिए, तो कोई 30 मांगेगा, कोई 40 मांगेगा, कोई 50 मांगेगा। कसम खुदा की बड़ी मुश्किल से 6-7 लाख रुपए का टिकट लेकर आया, कसम खुदा की। तो वो इस कदर परेशानी यानी ज़हनी अजियत से पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया कि आगे जनाब ये सारे खड़े होंगे और मांगना शुरू। और ये लोग भी क्या करें? यानी इस वक्त मुल्क के अंदर आप तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बर्बाद होंगे। हम इकोनॉमिकली एक खौफनाक किस्म के टर्मोइल, एक खौफनाक किस्म का जो मेल्टडाउन है हमारे मुल्क के अंदर हो गया है। अंदाजा लगाएं, आपको किसी मुल्क की ये खबरें नहीं मिलेंगी, सोमालिया की शायद खबरें ना मिले, आपको अफगानिस्तान तो दूर की बात है, आप कहीं पर भी चले, कोंगो की खबरें नहीं मिलती कि जनाब उनके जवान कश्तियों में समुद्र में रुड़ गए, समुद्र की मछलियों का शिकार हमारा पढ़ा लिखा नौजवान हो रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जनाब ये चीजें किस तरफ जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस, उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा लें हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, ये मुझे बड़ी हैरत हुई है जाती तौर पर। ये चीफ जस्टिस साहब की आज की खबर है और ये बाकायदा से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये पब्लिश भी हुई है, और खबर ये है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब एक जगह पर गए हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब, तो वहां पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई कि तालियां बजाई, चीफ जस्टिस साहब आ गए। तो चीफ जस्टिस साहब जस्टिस यही आफरीदी साहब ये कहते हैं तालियां ना बजाएं, तालियां ना बजाएं, ये तालियां बजाने से ना असल में जज के अंदर एक आकड़ आ जाती है और गैर जरूरी होता है, लिहाजा तालियां नहीं बजानी, आइंदा कोई भी जज आ जाए तालियां नहीं बजानी। मुझे काजी फाइज साहब याद है, यकीन मानिए वो भी इसी तरह की यानी छोड़ा करते थे, कहते थे एक दफा कहते साहब ना कहें जी, साहब क्यों कह रहे हैं। एक दफा जनाब मोहतरम लतीफ खोसा साहब को, खोसा साहब ने कोई अपने नाम के साथ लफ्ज लगा दिया, चौधरी लिखा लिया, गलबन क्या क्या लगा लिया, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, और कहीं ये ना लगाएं, ये अपने अपने पास से हटा दें, ये खत्म कर दें, ये खत्म कर दें। तो ये काजी फाइज साहब बातचीत कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, और ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं, आप अंदाजा लगा लें, जिन्होंने जेल इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई, खदीजा शाह साहबा को बुलाया, खुद उसके अंदर बैठे, खुद बैठे, जिन्होंने जेल इस्लाहात करनी है, जिसने जेलों के अंदर जाना है। अडयाला जेल जो कि सबसे बड़ा जेल है पाकिस्तान का, एक बड़े तरीन जेलों में से एक है। खदीजा शाह साहिबा ने खत लिखा और खत में खदीजा शाह ने कहा है कि जेली कमेटी ने, जो कि जेल रिफॉर्म्स के हवाले से है, वो कहती है कि जनाब जो जेल कमेटी के हवाले, जेल इस्लाहात के हवाले से जेली कमेटी है, हाल ही में रावलपिंडी के अडयाला जेल का दौरा किया, जहां सुपरिटेंडेंट और जेल का अमला उनके साथ मौजूद रहा। दौरे के दौरान कमेटी ने जेल की सफाई, अस्पताल, खवातीन की बैरकें, दमागी सेहत के मसाइल और मंशियात के आदि कैदियों की बैरक का मुआयना किया। खत में जिक्र किया गया सजाए मौत के कैदियों से भी मुलाकात की गई, लेकिन खान साहब या इमरान खान साहब की तरफ किसी को नहीं जाने दिया गया। यानी आप अंदाजा लगा लें कि जनाब इस तरफ चीफ जस्टिस साहब नहीं देख रहे, इस तरफ उन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन जनाब दूसरी तरफ ये तालियां नहीं बजानी, आपने सीटियां नहीं बजानी, आपने तालियां नहीं बजानी, आपने नाम के साथ ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना। एक और खबर है, खबर यह है कि सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, सजा मुकम्मल होने और रिहाई के बाद समाप्त के लिए, यानी 2017 में एक बंदे ने अपील की थी कि जनाब इस बंदे को उम्र कैद की सजा होगी, बराए मेहरबानी इस बारे में सुने। ये जाकर 2024 में लगती है, 2024 में खत्म होने वाला है, और उस वक्त लगती है जब वो अपनी सजा मुकम्मल कर चुका होता है। कई ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि जहां पर लोगों ने अपनी सजाएं, यानी फांसी हो गई, उन्हें फांसी की सजा हो गई, उसके बाद जाकर उन बेचारों की रिहाई हुई है, बल्कि उसके बाद कहा गया इनके ऊपर जाली केसेस थे, उन्हें लटका दिया गया, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया, कहा गया ये तमाम तर जाली केसेस है। अब जो अहम तरीन बड़ी खबर है, फैसल चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इतवार तक हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम इतवार से नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। तो खान ओवरसीज पाकिस्तान इसकी तरफ जा रहा है। यह बात ध्यान में रखें कि जो 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस का यह फैसला है, यह इंतहाई ट्रिकी होना है। यह कैसे टाइम में यह फैसला आएगा जब एक तो आधी रात तक ट्रायल चलता रहा, और रात के जो भी ट्रायल होते हैं इससे पहले आपने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों से वो रिवर्स हुए हैं, या उनके ऊपर कांटे लगे हैं, या उनके ऊपर सवालात उठे हैं, जो आधी आधी रात को जजेस ने बैठकर जिस तरीके से ये सारा ट्रायल किया है। दूसरा, क्या इस टाइम में जब अमेरिका बातचीत कर रहा है, जब इंसानी हुकूक की तंजीमें बात कर रही है, वर्ल्ड जस्टिस सिस्टम बातचीत कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक इंपैक्ट है, तो क्या इस टाइम इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड इस तरह के बोगस केसेस में, एक बनाए गए केसेस में इस तरह का ट्रायल करके सजा दी जा सकती है? ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब आपको मंडे को मिल जाएगा, लेकिन जज साहब ने बिल्कुल शबाना रोज मेहनत करके इसको महफूज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा है कि आप जनाब इस तरह से करेंगे, सिविल नाफरमानी की तरफ हम संडे से जा रहे हैं। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बन गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इससे पहले सिर्फ दूध देती हुई भैंस का तस्वर किया जाता, यानी हम सब की नजरें ये होती थी, मामा आएगा, चाचा आएगा, फलाना ढिमकाना आएगा, पैसे लेके आएगा, और हम सब जेबें खोल कर बैठ जाते थे। हमारे मुल्क का भी यही काम था, ये बाहर जाते थे हमारे सियासतदान,
اور یہ وہاں پر جا کر بھی روٹیاں اوورسیز پاکستانیوں سے کھاتے تھے اور وہ ان غریبوں کے پیسے وہ ٹھونستے تھے، انہیں کھلاتے تھے. وہاں پر بھی یہ بے شرم اور ڈیٹو کی طرح جا کر ان سے روٹیاں کھاتے تھے، بے غیرتوں کی طرح جا کر ان سے اوورسیز پاکستانیوں سے روٹیاں کھاتے تھے، ٹائی کوٹ لگا کے جاتے تھے اور روٹیاں، اور وہاں پر جا کر یہ بھونگی تقریریں اور صرف دلاسے اور تسلیاں دے کر آ جاتے تھے. نہ کبھی انہیں ووٹنگ رائٹ دیا ہے، نہ کبھی ان کی فیملیز کے حوالے سے، نہ کبھی ان کے فائنانسز کے حوالے سے کبھی کوئی سٹیپ نہیں لیا. بلکہ عمران خان نے جب اس کے اوپر رولا ڈالا تو بالکل یہاں پر چیخیں نکل آئی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ لاشیں دفنانے کے لیے پاکستان کے اندر آتے ہیں، لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں. اب عمران خان جب اوورسیز پاکستانیز کو دیکھ رہا ہے تو اوورسیز پاکستانیز یہ وہ نہیں رہے جو صرف مال نکال کر ایسے پھینکا کرتے تھے. یہ ڈیفرنٹ اوورسیز پاکستانیز ہیں. انہوں نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، انہوں نے برطانیہ کی جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے وہاں پر کھپ ڈال دی ہے. قاضی فائد عیسیٰ یا پاکستان کا کوئی بھی آفیشل باہر ملک میں جا نہیں سکتا، یا وہاں پر یہ جا کر کافی شافی پی نہیں سکتے، باہر جا کر یہ نکل نہیں سکتے. مڈل ایسٹ ہو، نارتھ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، ایون جاپان کے اندر بھی عمران خان کے حوالے سے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اب خود ہی اندازہ لگا لیں، یہ بڑے الگ طرح کے اوورسیز پاکستانیز ہیں. اور سنڈے سے اگر کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، اگر یہ چیزیں آگے نہیں جاتی اور سول نافرمانی کی کال ہو جاتی ہے، 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ خوفناک ہوگا. جو بھی ہوگا خوفناک ہوگا. اللہ کرے کہ ایک سینس پریویل کرے، بیٹر سینس پریویل کرے اور ہم بہتری کی طرف جائیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.